नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के चैप्टर 4, 4A और 5 के बारे में, यानी कि जो इसका बचा हुआ पार्ट है वह आज हम इस लेक्चर के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियोज़ में इसका इंट्रोडक्शन देखा, चैप्टर 1 और 2 देखा, जिसमें यह बताया गया है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और जो इसके अंदर न्यायालय होंगे जो इसके अंदर जो अपराध होते हैं उनका जो विचारण कर सकेंगे वो इसमें हमने देखे। उन न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी वो हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा। उसके बाद जो चैप्टर 3 है जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्ट का, यानी कि अपराध और शास्तियाँ, तो ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़, तो वो हमने इसके अंदर देखा कि आखिर क्या ऑफेंसेज होंगे, उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हो सकेंगी। अब बात करते हैं चैप्टर 4, 4A और 5 के बारे में। तो उसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो अपराध हैं इस अधिनियम के अंदर, तो उसका जो अन्वेषण करेंगे, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो किस अधिकारी के द्वारा होगा या कौन सा अधिकारी को उसके लिए प्राधिकृत किया जाएगा, और इसके अंदर जो जिसके ऊपर अपराध जो अपराधी है उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, यानी कि अटैचमेंट किया जा सकेगा, फॉरफीचर किया जा सकेगा। और जो अपराधी हैं इसके अंदर या फिर जिनके ऊपर जो लोक सेवक है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है अपराध जो है बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई करने से पहले हमें किससे पूर्व अनुमति लेनी होगी, यानी कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या किसी अन्य प्राधिकारी से। तो वो सारी चीज़ें भी हम इन चैप्टर्स के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो के। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण, सेक्शन 17 एंड 18। सेक्शन 17 अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन पर्सन ऑथोराइज्ड होगा। सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित से नीचे की पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी जो है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जेएमएफसी या फिर गिरफ्तारी वारंट के बिना अन्वेषण नहीं कर सकेगा। तब वो कौन अधिकारी होंगे उसके बारे में यहाँ नीचे दिया हुआ है कि ए दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना की दशा में, यानी कि अगर दिल्ली विशेष पुलिस के अगर वो एरिया में आता है तब वहाँ का जो पुलिस निरीक्षक है, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, उस रैंक का या फिर उससे ऊपर का कोई अधिकारी जो है वो अन्वेषण कर सकेगा। बी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद या अन्य जो ऐसी मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अगर कोई क्षेत्र का कोई मामला है तो वहाँ पर जो है सहायक पुलिस आयुक्त, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वह अन्वेषण कर सकेंगे। या सी अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक, यानी कि डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उसके जो समकक्ष अधिकारी है वह यहाँ पर अन्वेषण कर सकेगा। लेकिन पुलिस निरीक्षक से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा ये जो अन्वेषण है, यदि राज्य सरकार उसे प्राधिकृत करे। तो यहाँ यह बताया गया है कि जो पुलिस निरीक्षक, यानी कि जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है अगर किसी राज्य में, तो या तो वो या उससे ऊपर का कोई अधिकारी अनिम्न, तब वो भी वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, लेकिन उसके लिए क्या है, राज्य सरकार उसे प्राधिकृत करेगी तभी। लेकिन धारा 13(1)(b) में निर्दिष्ट अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बताया गया है कि जो धारा 13(1)(b) है उसके अंदर अगर कोई अपराध का अन्वेषण करना है तो वह जो है पुलिस अधीक्षक, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा या उसके आदेश के द्वारा ही किया जाएगा। सेक्शन 17A लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। यहाँ यह बताया गया है कि जो लोक सेवक है वो कब उससे जो उसके द्वारा अपराध किया गया हुआ है उसकी जो जांच या पूछताछ है वो किस तरीके से की जा सकेगी। पहला, कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा। तो वो इन 3 जो ये नीचे लिखे हुए हैं उनके द्वारा पूर्व अनुमति होगी, तभी कोई पुलिस अधिकारी जो है जो लोक सेवक द्वारा जो कोई अपराध किया गया है उसके शासकीय, यानी कि जो उसकी ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है, जो उसका काम है, अगर उसको करते समय उससे कोई अपराध किया गया है तो उसकी जो जांच या जो इन्वेस्टिगेशन है वह इनसे जो है पूर्व अनुमति के बाद ही ली जाएगी। तो वो कौन कौन होंगे। पहला, अपराध करने के समय यदि जो लोक सेवक जो है वह किसी संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, तो संघ से यहाँ मतलब है केंद्र सरकार, तब ऐसी स्थिति में उसे केंद्र सरकार से जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। बी, अपराध करने के समय राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, तब ऐसी स्थिति में जो अन्वेषण अधिकारी है उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। या सी,
जो है ए और बी से भिन्न व्यक्ति होने पर, यानी कि न तो वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है न राज्य सरकार से, तब उसे उसके पद से हटाने वाला जो सक्षम प्राधिकारी है उससे उसकी परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो ना तो केंद्र सरकार में है न राज्य सरकार में है। तो ऐसे में बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें जो है एक लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जो है मतलब उनको बनाया जाता है या उनको किसी चीज़ के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जैसे हाई कोर्ट या जो हमारी न्यायालय होते हैं वो किसी व्यक्ति को कोई पावर दे देती है रिसीवर के तौर पर, या जो है ये जो मध्यस्थ वगैरह होते हैं इनके लिए, तब इनको हटाने या इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है उनका जो सक्षम प्राधिकारी है जो उनको उस पद से हटा सकता है, उससे यहाँ पर जो अन्वेषण अधिकारी है वो परमिशन लेगा। लेकिन ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को असम्यक लाभ प्रतिग्रहण के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने के संबंध में आवश्यक नहीं होगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे अगर कोई लोक सेवक है उसे रंगे हाथों जब पकड़ा जाता है, यानी कि ऑन द स्पॉट जहाँ घटनास्थल हुआ है वहीं पर अगर उसे देख लिया जाता है कि वह अपराध के लिए दायी है, यानी कि उसने अपराध किया ही है, तब ऐसी स्थिति में इस तरीके की जो परमिशन है जो कि हमने अभी पिछले पार्ट में देखी, तो उस परमिशन को लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। संबद्ध प्राधिकारी यानी कि कंसर्न्ड अथॉरिटी अपने विनिश्चय की सूचना 3 माह के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध कारणों द्वारा 1 माह के लिए प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। यहाँ यह बताया गया है कि जो अन्वेषण अधिकारी है जब ये किसी अथॉरिटी यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी से किसी लोक सेवक के ऊपर जो है अन्वेषण करने की जो परमिशन मांगता है, अनुमोदन जो करता है, तब वह जो अथॉरिटी है वह ऐसे अनुमोदन का जो जवाब है वह 3 माह के भीतर जो अपना निश्चय सुनाएगा। और अगर फिर भी वह उस 3 माह में उसका आंसर नहीं दे पाता है तो उसे 1 महीने का समय और दिया जाएगा, कोई लिखित जो है उनके पास जो अगर कोई कारण है उसके द्वारा। सेक्शन 18 बैंककार बहियों के अवलोकन का प्राधिकार यानी कि पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। इसमें यह बताया गया है कि जो अन्वेषण अधिकारी है, जो सेक्शन 17 में हमने देखा, जो अन्वेषण अधिकारी है यदि वह किसी लोक सेवक के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे यह संदेह है या उसे कोई जानकारी मिलती है कि उसके पास जो है प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है, या फिर जो ऐसा पैसा है जो अनड्यू एडवांटेज यानी कि असम्यक लाभ जो उसने कमाया है वो उसके अंतर्गत असम्यक लाभ जो उसने इकट्ठा किया है वो उन बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में जो है वह ऐसे बैंक अकाउंट की जो है जांच कर सकेगा। तो वह किन्हीं जो पुलिस अधिकारी है धारा 17 के अधीन वह अन्वेषण करने के दौरान किसी भी बैंक के जो बही हैं यानी अकाउंट्स हैं उनका निरीक्षण कर सकेगा, लेकिन ऐसा निरीक्षण सिर्फ उस लिमिट तक करेगा जहां तक उसे संदेह है या फिर जहां तक कि उसे जानकारी है। और अगर उसको ऐसे निरीक्षण के दौरान या फिर ऐसे अकाउंट्स की जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तब अगर उसे वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि सही है या जो अपराध के कनेक्शन से मिलती है, तब वो उसकी जो है प्रमाणित प्रतिलिपियाँ जो है वो ले सकेगा या बैंक को ऐसा आदेश दे सकेगा कि उसकी जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वह उसे जो है उपलब्ध करवाएं। और जो संबंधित बैंक है वह उस पुलिस अधिकारी को सहायता के लिए आबद्ध होगी, यानी कि वह जो बैंक है वो उसे मना नहीं कर सकती उसकी सहायता करने से। लेकिन किसी व्यक्ति की लेखाओं के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं करेगा जब तक कि उसे पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी अनुमति न दे। यह एक एक्सेप्शन डाला है कि जो ऐसी लेखाओं की जो इन्वेस्टिगेशन है वह सिर्फ वही करेगा जो अधिकारी जो है पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक का है, या फिर उसे जो है उस अधिकारी ने परमिशन दी है कि वह इस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी करे। चैप्टर 4A संपत्ति की कुर्की और समपहरण यानी कि अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 18A, जिसमें यह बताया गया है कि दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना, मतलब जो उस अधिनियम में जो चेंजेस किए गए थे वही इस अधिनियम पर भी लागू होंगे, और जो जिला न्यायाधीश के प्रति निर्देश होगा उसका यही अर्थ समझा जाएगा कि वह विशेष न्यायाधीश को निर्देश है। चैप्टर 5 अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध, सेक्शन 19 से लेकर 31 तक, यानी कि ये चैप्टर 5 जो है इस पूरे एक्ट का लास्ट चैप्टर है। इसी के अंदर बताया गया है सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 31 तक कि इसके अंदर अभियोजन की स्वीकृति किसके द्वारा हमें लेनी होगी। सेक्शन 19 अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता। जब किसी के ऊपर जो है कार्रवाई आरंभ की जानी है या अभियोजन जो प्रोसिक्यूशन जो है चालू करना है उसके पहले हमें किससे उसके लिए जो है अनुमति लेनी होगी, तो वह जो है इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। फर्स्ट, कोई न्यायालय धारा 7, 11, 13 या 15 के अधीन
दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। यानी कि जो धारा 7, 11, 13, 15 के अंदर जो अपराध हैं, यदि उसका जो है न्यायालय संज्ञान लेने वाला है तो वह उसके पहले जो है जो निम्नलिखित अधिकारी जो इसमें बताए गए हैं उनसे परमिशन लेने यानी पूर्व मंजूरी के पहले जो है इसके अंदर कार्रवाई आरंभ नहीं करेगा। तो वो कौन होंगे उसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन इसका एक यहाँ पर जो है परंतु बताया है कि ऐसा लोक सेवक जो अपराध करता है या फिर जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है उसमें अगर कोई उपबंध हैं तो उसको छोड़कर यानी कि उसके सिवाय अगर कोई अपराध है जो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है तब पूर्व अनुमति लेनी होगी। ए, जब वह व्यक्ति संघ के मामलों से संबंधित में नियोजित है या था या अपराध के समय था या जिस पद से केंद्र सरकार जो है मंजूरी के बिना उसे हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से उसे परमिशन लेनी होगी। सेम टू सेम कंडीशन अगर वह राज्य सरकार का जो है कार्य कर रहा था या राज्य सरकार के प्राधिकृत था तब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। और अगर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे जो है जो ऑथराइज किया था तब उस व्यक्ति द्वारा जो उसे उस पद से हटा सकता है उसके द्वारा जो यहाँ पर जो है उससे परमिशन लेनी होगी जो है प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले। लेकिन परंतु कोई पुलिस अधिकारी, अन्वेषण अभिकरण का कोई अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई अधिकारी या अन्य प्रवर्तन अधिकारी जो है उपरोक्त से भिन्न व्यक्ति न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए यथाशक्ति जो है समुचित सरकार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी का अनुरोध तब तक नहीं कर सकता। यानी कि जो ऊपर जो हमने देखा कि जो पूर्व अनुमति लेनी होगी, लेकिन वो पूर्व अनुमति कब तक नहीं ली जाएगी उसके बारे में जो है यहाँ पर परंतुक में बताया गया है। तो पहला, अनुरोध करने वाले व्यक्ति ने अपराध के लिए अभियोजित किए जाने के लिए लोक सेवक के अपराध के बारे में सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल न कर दिया हो। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो मीडिया होता है या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू आजकल जो एक्सपोज होते हैं रिश्वत लेते हुए, तब ऐसी स्थिति में जब तक उस जो लीकेज आया है कि भाई इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है या इन्होंने रिश्वत ली है, जब तक उस चीज़ की कंप्लेन नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर जो है अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में जो इंसान उसके बारे में कंप्लेन फाइल करेगा उसके बाद ही जो है उस अपराध के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। सेकंड, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 203 में परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को आगे कार्रवाई करने की मंजूरी अभिप्राप्त करने का निर्देश न दे दिया हो। सीआरपीसी की जो सेक्शन 203 है उसमें बताया गया है कि परिवाद का खारिज कर दिया जाना, तो ये कब किया जाता है, जब न्यायालय को लगता है कि जो आधार हैं जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है वह मतलब प्रॉपर नहीं है या अपर्याप्त हैं, तब जो है न्यायालय उसे खारिज कर देता है और जो है उन्हें कह देता है कि आप इसके अंदर जो है नए साक्ष्यों के साथ जो है फिर से नया जो है परिवाद लेकर आएँ। सी, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अभियोजन की मंजूरी नहीं देंगे। यदि जो है जो सक्षम प्राधिकारी है या जो सक्षम सरकार है, जो उस वक्त समुचित सरकार है, उसके पास कोई आवेदन आता है, अनुरोध आता है इस धारा के अंतर्गत कि इस लोक सेवक के ऊपर जो है अभियोजन चलाया जाना चाहिए, तब जो है उसे उस लोक सेवक को जो है समुचित सरकार या फिर जो सक्षम प्राधिकारी है यह अवसर देंगी कि वह उसका जो पक्ष है वह उनको बता सके और उसको जानने के बाद ही जो है वह इसके अंदर उसको अभियोजन चलाने का जो है अनुरोध जो है उसकी परमिशन देंगे। डी, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय 30 दिनों के भीतर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ यह बताया गया है कि जैसे ही उनको अनुरोध प्राप्त होता है यानी कि सक्षम सरकार को या समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को, तो वह उस दिनांक से उसे 30 दिनों के भीतर जो है अपना डिसीजन यानी कि उसके ऊपर आगे अभियोजन चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए इसके बारे में जो अपना डिसीजन 30 दिनों के अंदर देंगे। ऐसे अभियोजन की अनुमति देने से पहले यदि कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है तो लेखबद्ध कारणों से 1 माह और बढ़ाया जा सकेगा। अब यहाँ बताया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर जो है सरकार या किसी प्राधिकारी को यह जरूरी है कि यह जाना जाए कि आखिर जो विधिक परामर्श है यानी कि उनको ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर कोई लीगल कोई उनको अगर एडवाइस लग रही है, तब लीगल एडवाइस के लिए वो लेखबद्ध कारणों से 1 माह का समय और इसमें बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसे अभियोजन की मंजूरी देने में प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो है इस तरीके की अगर अनुरोध अगर सरकार के पास आते हैं या किसी प्राधिकारी के पास आते हैं तो वह उसके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी कि कैसे उसकी अनुमति दी जाए। स्पष्टीकरण 1, लोक सेवक पद में सम्मिलित है। तो यहाँ लोक सेवक पद में कौन सम्मिलित है, तो जिस व्यक्ति ने अभिकथित अपराध की अवधि के दौरान पद धारण करना बंद कर दिया हो या
उस पद से भिन्न कोई अन्य पद धारण कर रहा था। यहाँ ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि वह अगर जो लोक सेवक जो है या तो वह उस पद पे बना हुआ ही हो तभी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर वो उस पद पे नहीं भी है या फिर उसका किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया है या किसी अन्य पद को उसने धारण कर लिया है, तब भी जो अपराध उसके ऊपर जिस अपराध को उसके ऊपर आरोपित किया गया है उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर उसका प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकेगा। सेकंड, जब वह पता नहीं किया जा सके कि उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी किससे ली जाए। तो जैसे कि अभी हमने इसके उपधारा 1 में देखा कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी से हमें प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन चलाने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। लेकिन अगर यही पता ना चल सके कि आखिर वो अनुमति लेनी किससे है या फिर वो अधिकारी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा था, तब ऐसे समय में यह देखा जाएगा कि जब अपराध किया गया उस अपराध के समय सक्षम सरकार कौन थी या सक्षम प्राधिकारी कौन था, तो उस अपराध के समय जो ये थे उनसे उसकी परमिशन जो है ली जाएगी। थर्ड, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी फर्स्ट, उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप, मंजूरी के कारण यदि यथार्थ न्याय नहीं हुआ है तो अपील न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण, पुष्टि, अपील में विशेष न्यायालय द्वारा दिए निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश को उल्टा जा सकेगा। यहाँ यह बताया गया है कि उपधारा 1 में जो बताए गए हैं, जो मंजूरी मांगी गई है, अगर ऐसी मंजूरी में अगर किसी अनियमितता, लोप या मंजूरी के कारण जो है जो न्याय मिला है उसमें जो है वो संतुष्ट नहीं है कोई या फिर यथार्थ न्याय नहीं हुआ है, सही न्याय नहीं हुआ है, तो जो उसकी अपील है वह अपील न्यायालय में की जा सकेगी। और ऐसे अपील न्यायालय जो है पुनरीक्षण या फिर उसकी जो कन्फर्मेशन, रिवीजन, कन्फर्मेशन या अपील में जो है जो विशेष न्यायालय ने जो फैसला दिया है या जो आदेश दिया है उस आदेश को, निष्कर्ष या दंडादेश को जो है उलट सकेगी। सेकंड, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को न्यायालय द्वारा तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि ऐसी अनियमितता, लोप, त्रुटि के परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो सका हो। वही बात यहाँ भी बताई गई है कि कोई भी न्यायालय, जो अपील न्यायालय है, वह तब तक किसी कार्रवाई को नहीं रोकेगा जब तक कि उसको यह संतुष्टि या यह पुष्टि नहीं हो जाती कि उस कार्रवाई में जो है जो न्याय होना चाहिए वो नहीं हो रहा है या जो यथार्थ न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। थर्ड, अन्य आधारों पर कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा, यानी कि कोई अन्य आधारों पर कार्रवाई को नहीं रोकेगा। यह मेन जो आधार है वो यही है कि क्या उसे न्याय नहीं मिल रहा है, यथार्थ न्याय नहीं हो पा रहा है, तभी जो है कार्रवाई को रोका जाएगा। दूसरा, कि न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किसी जांच, सुनवाई, अपील या अन्य कार्रवाई में पारित अंतर्वर्ती आदेश यानी कि इंटरलोकुटरी ऑर्डर के संबंध में नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नंबर 4, उपधारा 3 में वर्णित कारणों से यदि न्याय नहीं हो सका तो न्यायालय इन तथ्यों को विचार में लेगा कि आपत्ति किसी कार्यवाही के दौरान उठाई जा सकती थी और उठाई गई थी। यहाँ यह बताया गया है कि अगर जो है उपधारा 3 में अगर किसी ने आवेदन किया अपील के लिए तो न्यायालय जो है इन तथ्यों को विचार में लेगा कि जब आपत्ति उठाई जानी थी, जब वो कार्यवाही चल रही थी, तब उसने आपत्ति क्यों नहीं उठाई और आखिर उठाई थी तो उसका क्या हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं न्यायालय जो है पहले उसके बारे में ध्यान में लेगा। सेक्शन 20, जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिग्रहित करता है वहां उपधारणा, यानी कि जब लोक सेवक जो है किसी भ्रष्टाचार के अपराध में जो है उसे आरोपित किया जाता है तब क्या उपधारणा की जाएगी, यानी कि क्या प्रज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ यह बताया गया है कि जब वो किसी अपराध के लिए उसे आरोपित किया जाएगा तो न्यायालय यह मानकर चलेगा या फिर ये उपधारणा करेगा कि उसने वह अपराध किया है जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसने नहीं किया है। सेक्शन 21, अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना। आरोपित कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य के लिए प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। यहाँ यह बताया गया है कि जैसे कि हमने देखा है कि स्वयं के लिए हम अपना साक्षी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ बताया गया है कि आरोपी जो है वो स्वयं के लिए साक्षी दे सकता है या फिर किसी अन्य के लिए भी जो है यहाँ पर जो है साक्षी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली, साक्षी के रूप में स्वयं की प्रार्थना पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो साक्षी के रूप में अगर आता है तो उसे स्वयं की प्रार्थना पर आना होगा, ना कि किसी के बुलाने पर। दूसरा, साक्ष्य देने की असफलता पर अभियोजन उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी, कमेंट्स नहीं करेगा। साक्ष्य नहीं दे पाने की स्थिति में उसके साथ में विचारित अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उपधारणा नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि उपधारणा की जाएगी, लेकिन अगर वो साक्ष्य नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उसके साथ कोई और भी अन्य व्यक्ति विचारित है तो उसके खिलाफ जो है उपधारणा यहाँ पर नहीं की जाएगी। थर्ड पॉइंट, अब
अपराध से भिन्न किसी अपराध के बारे में प्रश्न या सिद्ध दोष हो चुका या बुरे शील का है, ऐसे प्रश्न निम्नलिखित परिस्थिति के सिवाय नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि हम एविडेंस के अंदर देखते हैं जिसमें बताया गया है कि इस तरीके के जो बुरे शील से रिलेटेड जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो कब पूछे जा सकते हैं। पहला, उपरोक्त आरोप करने का साक्ष्य हो, यानी कि उसका एविडेंस हो प्रोसिक्यूशन के पास, तब ऐसे जो है सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। सेकंड, उसने स्वयं या उसके अभिभाषक द्वारा अभियोजन पक्ष से किसी साक्ष्य से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से पूछा है, यानी कि जो अभियुक्त है उसने खुद ने या उसके अभिभाषक के द्वारा उसने ये कोशिश की है या ऐसा प्रूव करने की कोशिश की है कि वह एक अच्छे कैरेक्टर का, गुड कैरेक्टर का व्यक्ति है, तब ऐसे या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है ऐसी सब जो सिचुएशंस में कि जो अभियोजन है उसे इस तरीके का प्रश्न पूछना पड़े, तब ये पूछा जा सकता है। या तीसरा, उसने उसी अपराध के आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया हो, यानी कि उसी के साथ में जो अन्य जो व्यक्ति है उसने जो अपराध किया है सेम ऐसा ही उसके खिलाफ अगर उसने साक्ष्य दिया है, तब भी इस तरीके के प्रश्न जो है उससे पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 22, सीआरपीसी 1973 का कुछ उपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन के अध्ययन लागू होना। तो जो सीआरपीसी के जो कुछ उपबंध हैं यानी कि जो उसके जो प्रोविजंस हैं वो इस अधिनियम के ऊपर जो है कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ बदलावों के साथ यहाँ पर लागू होते हैं। फर्स्ट, सीआरपीसी सेक्शन 243 में अभियुक्त से जो है यहाँ पर साक्ष्यों की लिखित सूची दे, ऐसा उससे जो है मांग की जा सकेगी, यानी कि अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि न्यायालय द्वारा बताए गए समय के भीतर वह अपने साक्ष्यों की लिखित सूची दे। सेकंड, सीआरपीसी सेक्शन 309(2) का जो परंतु 3 है उसमें बताया गया है कि कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाएगा यदि एक पक्षकार सेक्शन 397 के अधीन आवेदन देता है। थर्ड, सीआरपीसी सेक्शन 317 सब सेक्शन 3 में कहा है कि अभियुक्त या अभिभाषक की अनुपस्थिति में न्यायालय जांच या विचारण कर सकेगा और साक्षी को पुनः बुला सकेगा। नंबर 4, सीआरपीसी सेक्शन 397 की कार्यवाही में एक पक्षकार के आवेदन करने पर न्यायालय दूसरे पक्ष को अभिलेख नहीं मंगवाए जाने का कारण बताने का अवसर देगा। उस परिस्थिति में नहीं मंगवाएगा यदि प्रमाणित प्रतिलिपि से परीक्षा की जा सकती है। तो ये कुछ उपबंध हैं यानी कि कुछ प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के जो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इस अधिनियम के ऊपर भी लागू होते हैं। सेक्शन 23, धारा 13(1)(a) के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टताएं यानी कि पर्टिकुलर्स। तो धारा 13(1)(a) में किसी अपराध से संबंधित संपत्ति और उस अपराध को किए जाने की तारीखों के संबंध में विशिष्ट मदों या ठीक तारीखों को निर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा। यहाँ यह बताया गया है कि समझ लीजिए किसी ने एक से ज़्यादा अपराध किए हैं, तब अगर उसके अपराध की जो तारीख है वह एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, मतलब जो कार्रवाई कर रहे हैं या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एग्जैक्ट तारीख नहीं मिल पा रही है, और अगर हमको पता है कि लगभग उस डेट के बीच में किया गया था यानी कि 10 जून से 15 जून के बीच में अगर कोई अपराध किया गया है तो उस लगभग वाली डेट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर कोई समय हमें नहीं पता है तो उस समय को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट समय होना जरूरी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसे आरोप को सीआरपीसी सेक्शन 219 में अपराध का आरोप समझा जाएगा, लेकिन ऐसी प्रथम और अंतिम तारीखों के मध्य का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यहाँ यह बताया गया है कि अगर समझ लीजिए उन्होंने किसी जो अभियुक्त है उसने 1 से ज़्यादा अपराध किए हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है उस अपराध को तभी साबित किया जा सकेगा जब वह जो अपराध है पहला और अंतिम अपराध वह 1 वर्ष के भीतर ही किया गया हो। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए प्रोविजंस अलग होंगे। सेक्शन 24 रिपील कर दिया गया। सेक्शन 25, 26 जो है वह सेना और वायुसेना और इनसे रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 27 अपील एवं पुनरीक्षण, अपील एंड रिवीजन, इसमें भी यही बताया गया है कि जैसे कि सीआरपीसी में जो शक्तियाँ प्राप्त है हाईकोर्ट को रिवीजन और अपील के क्षेत्र में, वही यहाँ पर भी होंगी, और सत्र न्यायालय जो है विशेष न्यायाधीशों का न्यायालय यहाँ पर समझा जाएगा। सेक्शन 28 इस विधान का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना। यहाँ यह बताया गया है कि यह जो अधिनियम है ये किसी भी दूसरे अधिनियम को जो है उसको अल्पीकरण नहीं करता, यानी कि उसको मतलब कम नहीं करता, ये उसको बराबर रखता है और उनके साथ में लागू होता है। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के परिवर्धन में होंगे, न कि अल्पीकरण में, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए होंगे, उसको कम नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी लोक सेवक को अन्य विधियों के अधीन भी कार्यवाही से छूट नहीं होगी। यहाँ यह बताया गया है कि अगर किसी अन्य विधि में
किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई अगर कोई अपराध किया है और उसके लिए कोई दंड या कोई उपबंध किया गया है तो उसके अंदर उसे जो है आरोपित किया जा सकेगा। यह अधिनियम उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगा। सेक्शन 29A नियम बनाने की शक्ति। यह नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होगी। सेक्शन 30 निरसन और व्यावृत्ति। इस अधिनियम के द्वारा जो है भ्रष्टाचार अधिनियम 1947 एंड दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 को निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। सेक्शन 31 1860 के अधिनियम 45 की कुछ धाराओं का लोप, यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC 1860 की सेक्शन 161 से लेकर 165A को इस अधिनियम के द्वारा जो है लोप कर दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया गया। और साधारण खंड अधिनियम 1897 की सेक्शन 6 को भी रिपील कर दिया गया, यानी कि उन दोनों के बाद ये जो है यह अधिनियम लाया गया। तो यह था दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का पूरा जो है सेक्शन वाइज डिस्कशन। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।